हेलो बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग हब। लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा क्लास 12 की केमिस्ट्री से सोल्यूशन चैप्टर का। सोल्यूशन आपकी क्लास 12 की केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर दिया हुआ है और बोर्ड को लेकर, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में है, सभी के लिए आपका सोल्यूशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें से काफी सारे न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं और न्यूमेरिकल्स के साथ साथ इसमें कई तरह के आपको बोर्ड में डेरिवेशन भी देखने को मिलेंगे। तो सब सोल्यूशन चैप्टर शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, इसमें जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे हम सॉल्यूशन का। दूसरा टॉपिक हमें पढ़ना है इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसमें हमें नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ये सारी चीजें देखेंगे। थर्ड टॉपिक इसमें हमें पढ़ना है आपका वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बाद हम पढ़ेंगे इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से पहले इसमें सॉल्यूशन के कुछ लॉज हैं। लॉज ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये मेनली आपकी 3 टाइप की होंगी। अभी देखते हैं तीनों टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। इसके बाद हम देखेंगे आपका हेनरी लॉ, और ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक क्रिया होती है, एक फिनोमिना होता है ऑस्मोसिस का, उसे भी समझेंगे इसी में। अब आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आपकी 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। पहली प्रॉपर्टी है इसमें आपकी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा हमें पढ़ना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और थर्ड इसमें हमें देखना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये सारे टॉपिक्स हम सॉल्यूशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे आपके साथ। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे सॉल्यूशन का। आज के लेक्चर में हम ये 2 चीजें कवर करेंगे आपकी, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, और उसके साथ हम देखेंगे सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेपर प्रेशर को डिस्कस करेंगे, फिर लॉ ऑफ सॉल्यूशंस को देखेंगे, उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये सॉल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और उसके बाद हम हेनरी लॉ पढ़ेंगे और लास्ट में हम देखेंगे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर को। क्लियर हुआ? ये सारे टॉपिक आप नोट करिए और शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम अपना। पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन का। हमें पता है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कितने टाइप के हैं आपके सब्सटेंसेस? 3 टाइप के। कौन कौन से? सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। यही 3 है। गैस के बारे में हमने डिटेल में आपके 11th में बात की हुई है, ये 11th क्लास का है। लिक्विड के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे और सॉलिड आपका क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है, इसको भी हमने डिटेल में कवर कर रखा है। अगर आपने सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा हो 12th क्लास का तो इससे पहले
आपका यही चैप्टर चल रहा था, तो आप उसे वहां जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है सॉलिड स्टेट्स की, वहां जाकर आप 12th क्लास का सॉलिड स्टेट चैप्टर देख सकते हैं। रही बात गैसेस की, गैसियस स्टेट की, जो 11th क्लास का है, तो जहां हमने पहले पढ़ा था, और यूट्यूब पे भी आपको इसके जल्द ही लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए है कि जल्द ही यूट्यूब पर भी आपको 11th क्लास के लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। और उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट और है, हमारे चैनल का टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, आप उन्हें टेलीग्राम पर जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, और जो भी अपडेट है चैनल से रिलेटेड वो भी आपको वहां मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दोनों ही जगह टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, प्लीज वहां जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आपका लेक्चर। तो हमने देखा सब्सटेंसेस हैं 3 टाइप के, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर? अगर हम अपने सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्सचर है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्सचर आपका सॉल्यूशन कहलाता है। अब सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है? हमने शुरू से पढ़ा हुआ है कि सॉल्वेंट वो चीज जिसमें सॉल्यूट को घोला जाए। क्लियर? मतलब ये लिक्विड फॉर्म में ही हमने जनरली पढ़ा है कि सॉल्वेंट हमेशा आपका लिक्विड फॉर्म में ही होता है, पर ऐसा रियलिटी में नहीं होता। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो है इनकी क्वांटिटी के हिसाब से। जो सॉल्यूट होंगे आपके वो हमेशा लेस होंगे, लेस इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में, मात्रा में बहुत कम होते हैं। और सॉल्वेंट जो होते हैं आपके हमेशा मोर इन क्वांटिटी होते हैं। क्या होते हैं आपके? मोर इन क्वांटिटी। क्लियर हुआ? सबसे बेसिक डिफरेंस यही है सॉल्वेंट और सॉल्यूट में, कि आपके सॉल्यूट जो होगा वो लेस इन क्वांटिटी होगा और सॉल्वेंट आपका मोर इन क्वांटिटी होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें यहां, तो आपका शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन क्या है? ये आपका शुगर और वाटर का मिक्सचर होता है। यहां शुगर क्या है आपका? सॉल्यूट है। क्यों है सॉल्यूट? क्योंकि ये यहां पर लेस इन नंबर, लेस इन क्वांटिटी में है। और अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर क्या है आपका? यहां पर सॉल्वेंट है। क्यों है सॉल्वेंट? क्योंकि ये मोर इन क्वांटिटी रहेगा। अब कुछ ऐसे सॉल्यूशन भी है हमारे पास जहां पर वाटर आपका सॉल्यूट की तरह होगा। वाटर की जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी, और वाटर की क्वांटिटी अगर कम है तो वो आपका सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, सॉल्यूट कहलाएगा। बिहेव नहीं करेगा मतलब सॉल्यूट कहलाएगा। तो जरूरी नहीं कि हमेशा वाटर सॉल्वेंट ही हो, कई जगह वाटर आपका सॉल्यूट भी मिलेगा, क्योंकि वो लेस इन क्वांटिटी होता है। क्लियर हुआ इतना? इसे नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन शुरू करने से पहले एक नोट डाल के एक चीज और लिख लीजिए आप। नोट डाल के नोट डाल के लिखिए इसमें 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। कौन से 3 टाइप्स होते हैं सब्सटेंसेस के? सॉलिड, लिक्विड और आपका गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस कैन एक्ट एज अ सॉल्यूशन। अब जरूरी नहीं कि सॉल्यूशन हमेशा आपका लिक्विड फॉर्म में ही हो। क्लियर हुआ इससे? नोट हमसे क्या कह रहा है कि 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कैन एक्ट एज अ सॉल्यूशन। तो हमें यही हमने समझ बना रखी थी अपनी कि सॉल्यूशन जो होते हैं वो हमेशा लिक्विड्स ही होते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। सॉल्यूशन आपका लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड का मिक्सचर भी हो सकता है,
सॉलिड गैस का मिक्सचर भी हो सकता है, लिक्विड गैस का मिक्सचर भी हो सकता है, और मतलब इन 3 टाइप से हमारे कई सारे टाइप्स के आपके सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि सॉल्यूशन हमेशा आपका कैसा हो, लिक्विड फॉर्म में ही हो। क्लियर हुआ? चलिए अब इसमें डालिए आप हेडिंग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब ये जो नोट हमसे बात कह रहा है इसको प्रूफ भी तो करना होगा, तो नेक्स्ट डालिए हेडिंग आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और एक टेबल बनानी है आपको। टेबल में पहला लिखिए आप नेम ऑफ सॉल्यूशन। नेम ऑफ सॉल्यूशन में क्या आएगा, आपका सॉल्यूशन कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में है, तो यहां आएगा नेम ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट आएगा इसमें सॉल्यूट। सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या है इसमें, एक कॉलम बनेगा आपका सॉल्वेंट का। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर ही आपका सॉल्यूशन कहलाएगा, तो सॉल्यूट क्या होंगे, सॉल्वेंट क्या होंगे, और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे आज। क्लियर? तो सबसे पहला डाल लीजिए आप सॉल्यूशन का टाइप, सॉल्यूशन का नेम में आपका सॉलिड। ठीक, तो पहला सॉल्यूशन हमें कैसे देखना है, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन हमारा कैसे कैसे बन सकता है, 3 टाइप है सॉलिड सॉल्यूशन बनने के। अब जब सॉल्यूशन सॉलिड है, क्लियर, तो पहला हम ले लेते हैं यहां पर गैस और सॉलिड का मिक्सचर। गैस और सॉलिड का मिक्सचर। गैस और सॉलिड का मिक्सचर कैसे होगा, सॉलिड सपोज करिए यहां हमने कोई मेटल ले लिया, सिल्वर ले लिया Ag। क्लियर? अब सिल्वर ये जो मेटल है इसके ऊपर गैस आकर, गैस आ गई। आपको मालूम है सिल्वर जो होती है उसको अगर आप एयर में रख दोगे तो वो कुछ टाइम में आपकी ब्लैकिश होने लगती है, कुछ ग्रे कलर की लेयर सी बनने लगती है। वो ग्रे लेयर किसकी होती है, आपकी ऑक्साइड की लेयर होती है, और ऑक्साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन। क्लियर? सिल्वर ऑक्साइड की लेयर बनने लगती है, तो उस ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन क्या है, वो आपकी गैस है। तो जब मेटल पर आपकी ऑक्साइड की लेयर जमने लगती है, वो एग्जाम्पल होगा आपका किसका, सॉलिड सॉल्यूशन का। कैसा एग्जाम्पल कहलाएगा वो आपका, सॉलिड सॉल्यूशन का। तो आप यहां लिख सकते हैं एग्जाम्पल में मेटल विद इट्स ऑक्साइड। मेटल विद इट्स ऑक्साइड, जैसे आपका सिल्वर ऑक्साइड AgO2। क्लियर? और इसमें कैसे बन सकता है सॉलिड सॉल्यूशन हमारा, एक बार हमने गैस लिया, इस बार हम ले लेते हैं आपका लिक्विड। क्या ले लिया इस बार, लिक्विड। लिक्विड और सॉलिड का सॉल्यूशन क्या होगा, लिक्विड और सॉलिड का सॉल्यूशन सोचिए जरा सा, क्या हो सकता है लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड का सॉल्यूशन हम क्या मान सकते हैं, लिक्विड और सॉलिड के सॉल्यूशन में हम ले सकते हैं आपका Hg अमलगम सॉल्यूशन। क्या ले सकते हैं, Hg अमलगम सॉल्यूशन। गैस हो गया, लिक्विड हो गया, और इस बार हम लेते हैं सॉलिड। सॉलिड, 2 सॉलिड का मिक्सचर, वो भी आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। 2 सॉलिड का सॉल्यूशन कैसे बन सकता है, आपके जो अलॉयज होते हैं, अलॉयज में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स होते हैं, और मेटल्स क्या है आपके, सॉलिड होते हैं। तो यहां पर आप कैसे एग्जांपल ले सकते हैं, अलॉयज का, अलॉयज ऑफ मेटल्स। क्लियर? तो ये 3 टाइप्स हैं आपके, कैसे, पहला गैस और सॉलिड को मिलाया, लिक्विड और सॉलिड को मिलाया, और सॉलिड और सॉलिड को मिलाया, तो इन 3 टाइप से हमारा सॉलिड सॉल्यूशन मिल सकता है। क्लियर हुआ? अब चलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन पर। लिक्विड सॉल्यूशन हमारा कैसे बनेगा, नेक्स्ट डालिए सेकंड पॉइंट में, लिक्विड सॉल्यूशन।
लिक्विड सॉल्यूशन के लिए एक बार हमने गैस को और लिक्विड को लिया, ठीक, गैस और लिक्विड ले लिया। अब गैस और लिक्विड, आप जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल आती है उसमें क्या है, लिक्विड। कोल्ड ड्रिंक किस फॉर्म में होती है आपकी, लिक्विड, लेकिन उसमें और क्या मिक्स होता है आपकी, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसमें। जब आप उसका कैप खोलते हैं तो कुछ एफर्वेसेंस निकलते हैं, वो किसके एफर्वेसेंस होते हैं आपके, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो आप यहां लिख सकते हैं आपकी एरिएटेड ड्रिंक्स, जितनी भी आपकी कोल्ड ड्रिंक्स आएंगी सब में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कुछ रहता है, जिसकी वजह से उसमें एफर्वेसेंस आपके जनरेट होते हैं। क्लियर। दूसरा हम यहां पर ले सकते हैं आपका लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशन। लिक्विड और लिक्विड के सॉल्यूशन में आप क्या ले सकते हैं आपका, जैसे मिसेबल एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है आपका, एल्कोहल में पानी डाल के ही हम एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं। तो यहां एग्जांपल ले सकते हैं हम इसका, मिसेबल एल्कोहल सॉल्यूशन। क्लियर। अब तीसरा टाइप कैसे बन सकता है लिक्विड सॉल्यूशंस का, इस बार हमने ले लिया सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड का, सॉलिड और लिक्विड में बहुत सारे एग्जांपल है आपका, शुगर सॉल्यूशन ले लीजिए, आप सॉल्ट सॉल्यूशन ले लीजिए। ये सारे किसके एग्जांपल हो गए आपके, लिक्विड सॉल्यूशन के। क्लियर हुआ, नोट करें। फिर आगे चलते हैं हम अपना गैसियस सॉल्यूशंस पर। पॉज करके स्क्रीनशॉट या नोट करना है, नोट करिए। थर्ड टाइप है हमारा गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे इसमें, एक बार हम ले लेते हैं गैस और इधर भी ले लेते हैं गैस। अब गैस का सॉल्यूशन क्या कहलाएगा आपका, जो आपका एयर है। एयर क्या है, बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हैं वहां पर, तो वो क्या है आपका गैसियस सॉल्यूशन है। तो एयर मिक्सचर। दूसरा, इस बार सॉल्यूट हम लेते हैं लिक्विड, और सॉल्वेंट के लिए लेते हैं हम यहां पर अगेन गैस। सॉल्वेंट के लिए हमने लिया गैस। तो सॉल्यूट में लिक्विड होना चाहिए, मतलब कम अमाउंट जिसका हो वो लिक्विड हो और ज्यादा अमाउंट में आपकी गैस हो। ज्यादा अमाउंट में रहेगी तभी तो वो गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। तो कोई ऐसा एग्जांपल सोचिए जहां पर लिक्विड आपका सॉल्यूट की तरह हो और गैस हो आपका सॉल्वेंट की तरह। मैंने कहा था आपसे कि जरूरी नहीं कि हर बार लिक्विड जो होगा वो आपका सॉल्वेंट ही होगा, ऐसा नहीं है, आपका लिक्विड सॉल्यूट भी हो सकता है। तो कोई ऐसा एग्जांपल सोच के बताइए कि जहां पर लिक्विड हो आपका सॉल्यूट और गैस हो आपका सॉल्वेंट। सोचिए जरा सा, क्या हो सकता है ऐसा। आज के टाइम में सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो आप आज एटमॉस्फेयर में देख रहे हैं, ह्यूमिडिटी बहुत है, आर्द्रता बहुत है। तो आर्द्रता में क्या होता है, ह्यूमिडिटी में क्या होता है, आपके एयर में कुछ वेपर्स, वाटर वेपर्स प्रेजेंट रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं वेपर्स। वाटर वेपर्स क्या है, लिक्विड है। तो आप लिख सकते हैं यहां पर एग्जांपल, ह्यूमिडिटी इन एयर, ह्यूमिडिटी इन एयर। क्लियर हुआ। अब लास्ट हम ले सकते हैं इसमें सॉलिड और गैस का एग्जांपल। सॉल्यूट हो आपका सॉलिड और सॉल्वेंट होना चाहिए गैस। सोचिए जरा कोई ऐसा एग्जांपल। इसके लिए आप ले सकते हैं आयोडीन वेपर्स इन एयर, आयोडीन वेपर्स इन एयर। तो ये हुए आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमने समझा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही तरह के सब्सटेंसेस आपका सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं। और खास बात आपने इसमें अगर नोटिस करी हो इस पूरे टेबल में कि जिस तरह का हमें सॉल्यूशन बनाना है उसी तरह का हमने सॉल्वेंट लिया है। जैसे ये हमारा गैसियस सॉल्यूशन है
तो गैसियस सॉल्यूशन में हमने हर बार जो सॉल्वेंट लिया है वो गैस ही लिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ज्यादा अमाउंट में होगा, सॉल्वेंट क्या होता है आपका, ज्यादा अमाउंट में होता है, तो जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसी तरह का सॉल्यूशन बनने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो अपना डोमिनेंस दिखाएगा वहां पर, तो डोमिनेंस दिखाने की वजह से यहाँ पर जिस फॉर्म में हमने सॉल्वेंट लिया है उसी टाइप का हमारा सॉल्यूशन बनकर आएगा। क्लियर हुआ इतना? चलिए अब चलते हैं हम अपनी कंसंट्रेशन टर्म्स पर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स जो हमें पढ़ना है वो है आपका मास परसेंटेज, या पूरा लिखिए इसे मास परसेंटेज। इसको हम W अपॉन W भी लिखते हैं। क्या है मास अपॉन परसेंटेज? इसका पहले फॉर्मूला देखते हैं। मास परसेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये है आपका मास परसेंटेज। क्लियर हुआ? अब इस फॉर्मूले से हम इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या रहेगी इसका? तो द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास of solute, the number of parts by mass of solute, by mass of solute और solvent, यहां पर solvent भी आ सकता है, solute और solvent पर 100 मास पर 100 बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? ये है आपका मास परसेंटेज। ठीक, दूसरा इसमें कंसंट्रेशन का जो टर्म पढ़ना है हमें, दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, इसको दिखाते हैं हम V बाय V से। फॉर्मूला क्या रहेगा वॉल्यूम परसेंटेज का? तो वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो इस फॉर्मूले से डेफिनेशन क्या निकल कर आएगी? द नंबर ऑफ पार्ट्स by volume, the number of parts by volume of solute और solvent। यहां solute और solvent लिखने का मेरा मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ solute भी पूछ सकता है या वॉल्यूम ऑफ solvent भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। वॉल्यूम ऑफ solute और solvent पर 100 पार्ट्स पर 100 पार्ट्स, यहां भी पार्ट्स आएगा, बाय वॉल्यूम
ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? वॉल्यूम परसेंटेज और मास परसेंटेज। अब थर्ड इसमें देखेंगे हम मोलैलिटी को। मोलैलिटी जिसको हम स्मॉल m से दिखाते हैं, इतना नोट करिए। मोलैलिटी इसको दिखाते हैं हम स्मॉल m से। मोलैलिटी क्या होगा? किसी भी सॉल्यूशन के लिए मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर केजी, इन ग्राम, और ग्राम में भी हो सकता है, और केजी ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूशन। ये रहेगा आपका मोलैलिटी के लिए। क्लियर हुआ? अब इस फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन क्या निकल कर आएगी? डेफिनेशन क्या आएगा इसका? तो मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन may be defined as, लिखिए, मोलैलिटी of a solution may be defined as the number of moles, the number of moles, किसके number of moles? Of solvent dissolved, of solvent dissolved in 1000 gram of, in 1000 gram of, the molality of a solution may be defined as the number of moles of solute, solute होगा ये, dissolved in 100 gram of solvent। क्लियर? इतना नोट करिए, फिर कुछ और बातें करते हैं मोलैलिटी के बारे में। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स या पर केजी ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ, बेटा ये सॉल्वेंट करिएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट है। क्लियर? अब और क्या इसका शॉर्ट फॉर्म में m इज इक्वल्स टू, ये क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। तो मतलब क्या है ये? ग्राम मोल्स ऑफ, ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट है अपॉन, नीचे क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट किस में आएगा? ये ग्राम्स में आएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें? पर 1000। एक फॉर्मूला ये भी हुआ, एक फॉर्मूला इसका ये भी निकला। जैसा हमें क्वेश्चन में दिया होगा, जिस यूनिट में दिया होगा, उस यूनिट के हिसाब से हम फॉर्मूला रख सकते हैं। तो m इज इक्वल्स टू ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब n अपॉन मॉलिक्यूलर मास मतलब m। m मॉलिक्यूलर मास के लिए लगाते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन W।
क्लियर? ये हुआ आपका मोलैलिटी। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन में लिखिए फाइंड द मोलैलिटी of a solution containing 2.56 containing 2.56 containing 5.3 ग्राम है, 5.3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस, 5.3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3 in 200 ग्राम ऑफ वाटर, 200 ग्राम ऑफ वाटर। अब इसमें हमें मोलैलिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे? मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा आपका? कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? हमें द मोलैलिटी फाइंड करनी है सॉल्यूशन की, और उसमें क्या है? 5.3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3 और 200 ग्राम ऑफ हमारा वाटर दे रखा है। 200 ग्राम नहीं, गलत लिखा है बुक में, ये होगा ml, लिक्विड फॉर्म में है, ml ऑफ वाटर। ठीक, तो फॉर्मूला लगाएंगे इसमें मोलैलिटी का। m इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। कितना दे रखा है यहां पर? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स आपका दिया हुआ है 5.3 ग्राम, और क्या दिया है? 200 ml ऑफ वाटर। क्लियर? तो ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेने हैं। ये क्या है? सिर्फ ग्राम। अब इसमें हमें Na2CO3 का मोलर मास निकालना है। कैसे निकालेंगे Na2CO3 का मोलर मास? Na2CO3 का मोलर मास होगा आपका 106। अब ये 106 कैसे आया यहां पर? Na2CO3 का मोलर मास होगा यहां पर 106। ये निकला कैसे? ये जब हम आपको मोल फ्रैक्शन कराएंगे तब उसमें बताएंगे कि ये कैसे निकला। क्लियर? तो अपॉन 106 बाय 200 ml। अब 200 ml कितने में लेना है? बाय 1000। सॉल्व करेंगे अब जब इस इक्वेशन को, तो हमारे पास आएगा आंसर 0.25। 0.25। अब यहां पर हमने बात नहीं की किसकी? यूनिट की। तो मोलैलिटी की यूनिट क्या रहेगी? क्या रहेगी मोलैलिटी की यूनिट? निकालिए जरा। ग्राम मोल्स पर केजी, ग्राम मोल्स पर केजी, ग्राम मोल्स पर केजी। तो यहां किस में आएगा? ये सारा कुछ लिया है हमने, ये भी आएगा आपका ग्राम मोल्स पर केजी में, क्योंकि हमने यहां पर किसी की भी यूनिट चेंज नहीं की है। जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था एज इट इज हमने सॉल्व किया। तो ये बात हुई आपकी मोलैलिटी की। मोलैलिटी के बाद आप आइए इसमें, मोलैलिटी के बाद हम बात करेंगे नॉर्मैलिटी की। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्मैलिटी पे इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार, आपको बोर्ड में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं ना कहीं नॉर्मैलिटी के बारे में आपको जरूर पूछेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप इसमें, नॉर्मैलिटी। आपको जब बोर्ड एग्जाम्स में सॉल्यूशन बनाने को दिया जाएगा तब बोलेंगे टीचर्स आपको n/10 का बनाना है, n/25 का बनाना है। जब आप टाइट्रेशन करेंगे तो नॉर्मैलिटी निकालते कैसे हैं किसी भी सॉल्यूशन की, कैसे आप कोई भी सॉल्यूशन बनाएंगे, वो हम सीखेंगे आज। तो फोर्थ है इसमें नॉर्मैलिटी, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं नॉर्मलता। नॉर्मैलिटी क्या होता है? तो पहले इसका फॉर्मूला लिखिए। नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट
नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, लिख लीजिए, अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर लीटर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट। n इज इक्वल्स टू, नॉर्मेलिटी के लिए हम साइन यूज करते हैं आपका n, तो n इज इक्वल्स टू यहां पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट W इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट, इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम, ठीक। इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है, E इंटू वी के, तो ये हुआ आपका नॉर्मेलिटी, क्लियर। एनी V अपॉन 1000 करके हम इसका किसी भी सॉल्यूट का मास निकाल लेते हैं जब हमें सॉल्यूशन बनाना हो, क्लियर। तो अब इसकी डेफिनेशन नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या रहेगी, तो नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन may be defined as the number of gram equivalent of the solute dissolved per liter of solution। सीधी बात ये है, नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर लीटर में हमने मास ऑफ सॉल्यूट लेना होगा और उसके बाद इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट, उस सॉल्वेंट का इक्विवेलेंट वेट, तो n इज इक्वल्स टू होगा W इंटू 1000 अपॉन E इंटू वी, E यहां पर इक्विवेलेंट मास इंटू वॉल्यूम, क्लियर हुआ। इसका क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन देखते हैं नॉर्मेलिटी के लिए। A solution has been prepared by dissolving 0.49 gram of H2SO4 by dissolving 4.9 gram of H2SO4 sulfuric acid in 100 ml of solution. Calculate the normality. क्लियर। हमारे पास हमने सोल्यूशन बनाया है किससे, 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4 लिया है और उसको डिसॉल्व किया है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में, क्लियर। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, N इज इक्वल्स टू W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V, यही रहता है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी, कोशिश करिए जरा। अब देखते हैं पहले इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया क्या क्या हुआ है, क्या दिया है,
0.49 ग्राम ऑफ H2SO4, मतलब हमारे पास W दिया है 0.49 ग्राम, और क्या दिया है 100 ml ऑफ सोल्यूशन, मतलब वॉल्यूम हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि 1000 में बनाना है। तो इस पूरे को यही सॉल्व कर लेते हैं, V अपॉन 1000, तो ये बनेगा लगभग इतना 0.1 लीटर। अब आते हैं बात E की। यहां H2SO4 क्या है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो E क्या है, इक्विवेलेंट वेट होता है। अब इक्विवेलेंट वेट निकालने के कई सारे तरीके हैं, अलग अलग सॉल्यूशंस की अलग अलग इक्विवेलेंट वेट होते हैं, निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। पहले हम सीखेंगे यहाँ पर H2SO4 जो कि एक हमारा एसिड है, इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। तो किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है आपका मोलर मास, यहां लिख देती हूं इक्विवेलेंट, यहां लिख देते हैं इक्विवेलेंट वेट, ये आपका बराबर होता है मोलर मास अपॉन बेसिसिटी के, क्योंकि हमने किसका निकालना है, एसिड का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। अब एसिड का निकालेंगे तो नीचे बेसिसिटी लिखेंगे, और अगर हमें बेस का निकालना होता तो यहाँ पर एसिडिटी लिखते। तो हमें निकालना किसका है, H2SO4 का। H2SO4 का पहले हमें निकालना है मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना होता है, मोलर मास ऑफ H2SO4 निकालिए, कितना होगा मोलर मास, मोलर मास H2SO4 का निकल कर आएगा आपका 98। अब 98 कैसे निकला ये भी बताते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो मोलर मास आपका 98, बेसिसिटी होती है इसकी 2, तो ये आया आपका 49। अभी बताती हूँ मोलर मास के बारे में, ठीक। तो E हमारे पास कितना आया 49। अब नॉर्मेलिटी पे आओ, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू 0.49 ग्राम, क्योंकि हमारे पास वेट कितना दिया है 0.49 ग्राम, क्लियर, अपॉन E कितना आया 49 इंटू, इसको सॉल्व करा था, ये कितना आया था हमारा 0.1 लीटर, कितना निकल कर आया था हमारा 0.1 लीटर। अब इसको सॉल्व करिए, ये सारा कटेगा तो हमारी नॉर्मेलिटी कितनी निकल कर आएगी, यहां पर ये उल्टा हो जाएगा तो ये नीचे आएगा, तो नॉर्मेलिटी कितनी निकल कर आएगी हमारे यहाँ पर 0.1, कितनी निकल कर आएगी ये सारी 0.1। इससे एक जीरो गया, एक यहाँ बढ़ाया, ये पूरा कैंसिल, डिवाइड करेंगे तो 0.1, नॉर्मेलिटी कितनी निकल कर आई 0.1। और नॉर्मेलिटी के लिए हम जो भी वैल्यू आती है उसके साथ n लिखते हैं। अब आते हैं मोलर मास पर। मोलर मास कैसे निकाला, H का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 1, कितने दिए हैं 2। इसी तरह सल्फर का रखेंगे और ऑक्सीजन का रखेंगे। सल्फर का मोलर मास कितना होगा आपका, सल्फर का मॉलिक्यूलर मास रहता है आपका 32, ऑक्सीजन का 16, और 16 के साथ कितने आपके 4 हैं, तो 2 प्लस 32 प्लस 6, 16 इंटू 64 कितना आएगा, 6 4 जा 4 2 2 कितना आया ये 8 98। आगे समझ में मोलर मास कैसे निकाला, सबका एटॉमिक मास रख दीजिए। H कितने यहाँ पर 2, तो 1 इंटू 2, सल्फर 1 है तो 32 रखा, ऑक्सीजन हमारे पास 4 है तो 16 इंटू 4, इन सबको कैलकुलेट किया 98 आया। अब इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मोलर मास अपॉन बेसिसिटी, क्योंकि हमारे पास H2SO4 क्या है यहाँ पर एसिड है, एसिड का निकालना होता तो बेसिसिटी लिखते हैं, बेसिसिटी लिखी हमने 2, कैलकुलेट किया 49, फिर सारी वैल्यूज को नॉर्मेलिटी वाले फॉर्मूले में रखिया तो 0.19 हमारा निकल कर आया, नॉर्मेलिटी हो गई
अब नॉर्मेलिटी के बाद बात करते हैं लास्ट हमारी मोलैरिटी की। लास्ट हेडिंग डालिए इसमें मोलैरिटी। मोलैरिटी को दिखाते हैं हम कैपिटल एम से। क्लियर? तो मोलैरिटी क्या होगा? मोलैरिटी के लिए लिखिए ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और क्या हो सकता है? यहां पर हमने ग्राम मोल्स के टर्म्स में लिखा, इसके साथ हम लिख सकते हैं मोलर मास के टर्म्स में भी। तो एक और फॉर्मूला इसका निकल कर आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास बाय मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है हमें, किसमें? इन केजी में लिया है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1000 ग्राम। दो फॉर्मूले ये निकल कर आए अलग अलग टर्म्स में। ठीक, और क्या निकल सकते हैं हम मास के लिए? एम मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? एम यहां पर अपॉन मोलर मास। मोलर मास क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू। मोलर मास के लिए हमने एम डैश ले लिया यहां पर। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1000 ग्राम है, तो V अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन 100 ग्राम है, तो V अपॉन 1000। क्लियर? ये हुआ हमारा मोलैरिटी के फॉर्मूलाज। अब मोलैरिटी की डेफिनेशन देखते हैं। मोलैरिटी की डेफिनेशन रहेगी, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज molarity of a solution may be defined as, कैसे डिफाइन करेंगे? the number of moles, फॉर्मूला देखते जाना। the number of moles किसमें? of a solute, the number of moles of a solute in 1000 grams of solvent, इसमें 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? अब आते हैं इसका एक क्वेश्चन देखते हैं मोलैरिटी का, इसे नोट करें। अब देखते हैं किसका छोटा सा क्वेश्चन। फाइंड the molarity of a solution, find the molarity of a solution containing क्या कंटेन किया हुआ है? containing 5 ग्राम of NaOH, 5 gram of NaOH in 450 ml of solution।
ये हमारे पास क्वेश्चन है, 5 ग्राम ऑफ NaOH है, मोलैरिटी हमें निकालनी है। फॉर्मूला क्या रहेगा मोलैरिटी का, M इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, यहां पर NaOH दिया है तो मास ऑफ NaOH अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH अपॉन मास ऑफ NaOH अपॉन मोलर मास, और इसके नीचे लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो मास ऑफ NaOH कितना है हमारे पास 5 ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास अभी बताया कैसे निकालेंगे, सभी का एटॉमिक मास रख दीजिए। तो मोलर मास NaOH का सोडियम के लिए 23, 16 प्लस 1 6, 0 हो जाएगा, ये 40। कितना आया निकल कर इसका मोलर मास हमारे पास 40। ये कितना दिया है 450 में, और हमें कितने में चाहिए 1000 ml में, तो ये निकल कर आएगा 0.45 लीटर में। ठीक, 1000 में लिया है, रख दीजिए सब कुछ फॉर्मूले में। मास ऑफ NaOH कितना दिया है आपका 5 अपॉन मोलर मास कितना निकल कर आया आपका 40, ये निकल कर आया यहाँ पे 40, और अपॉन में आप रख दीजिए यहाँ पर 0.45। करेंगे कैलकुलेट, इसे कितना निकल कर आएगा, कैलकुलेट करने पर 5/40 इंटू 0.5, तो ये यहां से कैलकुलेट करेंगे इसे 9 से 5 से जाएगा 9 टाइम्स, 5 से जाएगा ये 5 1 से 5 5 60, तो ये कुछ 0.278 निकल कर आएगा, मोल्स पर लीटर में आएगा। क्लियर हुआ, यहां हमने समझा मोलैरिटी का एक क्वेश्चन सॉल्व किया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसमें मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, और मोल फ्रैक्शन के बाद हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम कॉन्टिन्यूअस इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस को बैक टू बैक सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी क्वेरीज जितनी भी हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड सारी दूर हो जाएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।